नमस्कार, मैं हूं हरिओम त्यागी। आप देख रहे हैं सुपरस्टार। सुपरस्टार के इस एपिसोड में हमारे सुपरस्टार हैं हर्षराज द्विवेदी जी। हर्षराज द्विवेदी जी एक एजुकेशनिस्ट हैं और समाजसेवी हैं। चलिए बात करते हैं हर्षराज द्विवेदी से। हर्षराज द्विवेदी जी, आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अभी जी। सबसे पहले हमारे दर्शक जानना चाहेंगे आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, क्योंकि हर कोई चाहता है एक बड़ा इंसान बनना, एक सक्सेसफुल शख्सियत बनना, और उसके साथ वो जानना चाहता है कि उसके पीछे कौन कौन सी वजह थी कि वो आज इस मुकाम पे है। तो हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि आपने जो ये सफलता या जिस मुकाम पे आज हैं वहाँ पर पहुँचने के लिए आपने क्या क्या प्रयास किया और किस परिवेश से आप निकल के आए। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप अपने परिवार के बारे में बताएं कि आप कितने भाई बहन हैं, कहाँ पले बड़े हुए, कहाँ स्कूलिंग की, तो उस पर थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए जी, बेसिकली हम लोग बनारस से हैं, ब्राह्मण परिवार से, और मेरे पिताजी काशी विश्वनाथ न्यास मंदिर के अध्यक्ष रहे। मेरी पढ़ाई लिखाई सारी बनारस में हुई है और मैंने एमबीए करने में नोएडा आया था। मैं अपने परिवार में एक लौता लड़का हूँ और मेरी एक बहन है। एमबीए करने के बाद फिर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि बनारस जाने के बाद हमारे पास कोई स्कोप नहीं है, तो मैंने ये डिसाइड किया कि हम नोएडा में ही कोई काम शुरू करेंगे। पिताजी माताजी का सपोर्ट मॉरली इमोशनली हमेशा से रहा, लेकिन एक बिजनेस बैकग्राउंड ना होने के कारण हमने अपने चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को समझते हुए काम यहाँ पे एक ज़ीरो से शुरू किया। पिछले 10-12 सालों से मेरे कॉलेजेस हैं, मान लीजिए लॉ के या मैनेजमेंट के, तो मैंने और मेरी बहन ने इसकी शुरुआत करी और मिल के इसको शुरू किया। और आज हमने कोशिश करके 10-12 सालों में, अभी भी हम इसको ये नहीं बोल सकते कि ये सेटिस्फैक्ट्री पोजीशन है, अभी भी वो चल रहा है, लेकिन हाँ ये है कि हमने कोशिश करी और उस कोशिश को हमेशा आगे बढ़ा रहे हैं। और परिवार के बिना सपोर्ट के आप कुछ कर नहीं सकते, तो इसलिए मैंने ये सोच के रखा है कि परिवार के मॉरल सपोर्ट को लेते हुए, आप अपनी ईमानदारी को देखते हुए कैसे आगे बढ़ सकते हैं, बस वो कोशिश करते रहिए, मुकाम अपने आप आपको मिलना शुरू हो जाता है। हर्षराज जी, आपने बताया कि आप परिवार के साथ अपने व्यवसाय को या अपने एजुकेशन सेंटर्स को, इंस्टीट्यूट्स को चला रहे हैं। हमारे दिल से ये भी जानना चाहेंगे कि आप चाइल्डहुड में, बचपन में किस तरह के स्टूडेंट थे। वैसे बहुत सारे बच्चे बड़े शरारती होते हैं, कुछ शाही किस्म के होते हैं, तो हमारे दिल से जानना चाहेंगे कि आपने बचपन में किस तरह के स्टूडेंट थे आप। अब अगर सच्चाई ईमानदारी से बताऊं तो मैं, हाँ सच्ची जानना चाहेंगे। लाइफ मेरी बहुत अच्छी नहीं रही, पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता था। हाँ, मुझे एक पॉइंट पे रियलाइज हुआ कि पढ़ाई बहुत जरूरी है, वो मुझे 12th इंटर में पता चला। जब मैंने 12th पास आउट किया, 12th तक मैं बस जस्ट पास ही हो रहा था। मैं 45 से 50% वाला स्टूडेंट हमेशा से रहा। हाँ, 12th के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे पढ़ाई करनी है। वो पढ़ाई इसलिए नहीं करनी है कि मुझे कहीं जॉब करनी है या कुछ बड़ा वो करना है, लेकिन एजुकेशन मुझे लगा कि इसकी नीड है मुझे। तब मैं ग्रेजुएशन और पीजी किया, और ये 5 साल जो थे मेरे ग्रेजुएशन और पीजी के, ये मेरे पूरे लाइफ के सबसे ज़्यादा पढ़ाई के टाइम थे, जो मैंने मन और लगन से किए थे। तो हाँ, मैंने बीबीए किया, एमबीए किया, फिर उसके बाद मैंने अपना काम शुरू किया। हाँ, स्टूडेंट लाइफ में नॉर्मली लोग स्टूडेंट लाइफ में शरारती भी होते हैं, कोई ज़्यादा होता है, कोई कम होता है। हाँ, मैं भी था, तो वैसे मेरी स्टूडेंट लाइफ रही। हाँ, बट ये बोल सकता हूँ अच्छी थी। ओके। अपने इस युवा या किशोर अवस्था में हर कोई कुछ ना कुछ ऐसी गलतियाँ करता है जिसपे अकेले में बैठ के या दोस्तों के साथ शेयर करके हंसता भी हो। तो कुछ आपके साथ ऐसी कोई ऐसी घटना याद हो उस समय की, स्टूडेंट की, बचपन की या उसकी, जिसको सबके साथ आप शेयर कर सकते हो। मेरे अंदर कॉलेज स्कूल लाइफ में एक बहुत, शायद बुरी आदत कर सकते हैं, अच्छी, मुझे प्रैंक की बड़ी आदत थी करने की। मैं अपने दोस्तों के साथ प्रैंक बहुत करता था। कुछ ऐसे प्रैंक्स थे जो सीरियस हो गए थे, जो गलत दिशा में चले गए थे, लेकिन हाँ मैंने किया। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, अगर मैं पूरी बात अगर बताऊं तो मैं स्कूल में पढ़ाई करता था, क्लास 7th की बात है। मेरा एक फ्रेंड हुआ करता था, मैं उसका भी नाम नहीं लूँगा, क्योंकि अगर ये वीडियो उसके पास गया तो फिर मुझे काफ़ी बातें सुनाएगा। तो मुझे पॉकेट मनी घर से नहीं मिलती थी, तो मेरी उससे दोस्ती हुई, तो उसने मुझसे पूछा मेरे परिवार के बारे में, मेरे बारे में दोस्ती अच्छी हुई। तो मैंने उसको बोला कि मेरे फादर जो हैं प्यून है और मेरे पास पॉकेट मनी नहीं मिलती है। तो मेरा रीज़न बस ये था कि वो मुझे अपने पैसों से स्कूल में मेरे कैंटीन का बिल दे। और पिछले साल 1.5 साल मैंने उसको यूज़ किया, उससे पैसे लिए, और फिर उसके बाद जब उसको ये रियलाइज़ हुआ कि इसने झूठ बोला है,
तो उसने लिटरली मेरे ऊपर काफ़ी गुस्सा हुआ और काफ़ी चीज़ें हुई थी, बट बाद में मैंने उसको सॉरी बोला, माफ़ी मांगा। तो हाँ, प्रैंक की मेरी आदत थी, मैंने कई दोस्तों के साथ अपने प्रैंक किए हैं। ये अच्छा लगा सुन के, और हमारे दर्शक भी शादी से एंजॉय करेंगे। अब जैसे आपने कैरियर अपना स्टार्ट किया, तो हर इंसान का कैरियर इतना आसान नहीं होता, उससे बड़े स्ट्रगल्स होते हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि किस तरह का स्ट्रगल्स आपने फेस किया। आज इस पोजीशन पे भी रहना अपने आप में बड़ी बात है। तो आपके शुरुआती जो दिन थे उसमें किस तरह की समस्या या किस तरह की प्रॉब्लम्स आपने फेस किया और कैसे उनका निवारण किया? करियर स्टार्ट करने की अगर बात करें तो काफ़ी डिफ़िकल्ट था, क्योंकि जब मैं एमबीए करके निकला तो मेरी जॉब लगी, मैंने 6-7 महीने जॉब किया, बट जॉब करते समय मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये वो चीज़ नहीं है जो मैं करना चाह रहा हूँ। फिर मैंने जब अपना काम करने की शुरू की तो बिजनेस बैकग्राउंड ना होने से या फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग ना होने की वजह से बैकअप भी नहीं था। उस समय शुरुआत करने में मुझे काफ़ी टाइम लगा था, और कैसे करना था वो मुझे खुद डिसाइड करना था, क्योंकि इस मैटर पे मेरे फादर और मदर भी मदद नहीं कर पा रहे थे कि वो मुझे क्या आइडिया दें या क्या राय दें। तो हाँ, स्ट्रगल काफ़ी हुआ, बट हाँ ये कि वो स्ट्रगल में फैमिली का सपोर्ट हमेशा से रहा है, मेरे दोस्तों का सपोर्ट हमेशा से रहा है। तो नॉर्मली जो स्ट्रगल लोगों के लाइफ में होते हैं वो मैंने फेस किए हैं, और आज भी देखा जाए तो स्ट्रगल का जो दौर है वो चल रहा है। आप समाज सेवा करते रहते हैं, और पिछले कुछ समय से हमने आपका राजनीति की तरफ भी रुझान देखा है। तो आप जो इसका मतलब यह है कि इस व्यवस्था से कहीं ना कहीं आप नाराज़ हैं, या फिर कुछ बदलाव चाहते हैं। तो किस तरह का मतलब आप यदि क्या मतलब आपके माइंड में किस तरह का कॉन्सेप्ट है या किस तरह की चीज़ें हैं कि इस समाज में या इस देश में बदलाव होना चाहिए? मेरे पॉलिटिक्स में आने का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण था कि मुझे समाज के लिए कुछ करना है। पॉलिटिक्स मेरे लिए समाज में कुछ करने का एक बहाना था, जिसकी वजह से मैं पॉलिटिक्स में ज्वाइन हुआ। उसके थ्रू मैंने समाज के लिए कुछ करने की कोशिश करी। जैसे जब मैंने कॉलेज शुरू किया था, जब स्टार्टिंग था, जब मेरे कॉलेज का उद्घाटन हुआ था, तभी मैंने 20% सीट अपने कॉलेज में हमेशा से उन स्टूडेंट्स या लोगों के लिए रखी जो फाइनेंशियली साउंड नहीं थे, जिनको मैं अपनी तरफ से पढ़ा सकूं या उनकी मैं कुछ मदद कर सकूं। पॉलिटिक्स में आने का एक और कारण है कि जो युवा लोग हैं आज के समय में, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं बताना चाहूँगा कि अटल जी की सरकार में एक युवा आयोग हुआ करता था। आज के समय में बहुत तरीके के जातिवादी आयोग हैं। मैं हमेशा सोचता था कि ये युवा आयोग हमेशा से वापस आए, क्योंकि रोजगार, स्वास्थ्य और एजुकेशन युवाओं की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर मुझे कभी मौका मिला, मैं कभी इस पोजीशन में पहुंचा, तो मैं चाहूँगा कि युवा आयोग जैसे सब चीज़ें वापस से आएँ और युवाओं के लिए काम हो। आज इलेक्शंस में केवल युवाओं की बात होती है। इलेक्शंस होने के बाद युवा चले जाते हैं। युवा नेता के तौर पे लोग आते हैं फैमिली बैकग्राउंड लेके, इलेक्शन हारे या जीते उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ों पे मैं हमेशा सोचता रहता हूँ, कभी ऐसा मौका मिला, कभी मैं इस लायक बना, तो मैं इस पर जरूर काम करूँगा। अच्छा, आपके इस वक्तव्य से या इस बात से मेरे ध्यान में एक बात है। जब बचपन में होते हैं सब लोग, तो हम लोग सुपरमैन या चाहते हैं कि हमारे पास ऐसी शक्ति है जो चाहे हम हो जाए। यदि आपको वो शक्ति मिल जाए तो आप क्या करेंगे, क्या करना चाहेंगे? मुझे अगर ऐसी शक्ति मिल जाए तो मैं तो कोई ऐसा काम, क्या ऐसा काम होगा जिसको आप चाहेंगे कि ये काम मैं करूंगा, कि मैं जो कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं? कौन सी ऐसी बुराई? अगर ऐसी शक्ति मिल जाए तो शायद मेरे पास एक दिमाग में अभी तुरंत अगर क्लिक कर रहा है, तो वो है कि जो पूरे वर्ल्ड में बॉर्डर से मैं उनको हटा दूँ। वेरी गुड। तो ठीक है जी, अच्छा आपका है कि बॉर्डर नहीं होने चाहिए हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, हमारे दिलों में भी बॉर्डर हैं, वो भी हटने चाहिए। हाँ, जब देश के कंट्रियों के बॉर्डर हटेंगे तो दिल के बॉर्डर अपने आप हट जाएंगे। अच्छा पीयूष, ये बताइए कि सॉरी हर्ष जी, आपकी लाइफ में फैमिली का, आपके परिवार का क्या महत्व है? मेरी लाइफ में आपकी जो वाइफ हैं, आपके बच्चे हैं, किस तरह से मतलब उनको आप अपने काम में और उसके बीच में किस तरह का सामंजस्य बैठाते हैं? देखिए, मेरी लाइफ में मेरी फैमिली का बहुत महत्व है। मेरी वाइफ का, मेरी माँ का, मेरे फादर का, मेरी बहन का। बच्चे तो अभी मेरे छोटे हैं, लेकिन हाँ ये कि उनके हर सपोर्ट जो है वो अलग अलग तरीके से मुझे मिलते हैं। माँ अगर मॉरल सपोर्ट देती है तो मेरे फादर मुझे सोशल सपोर्ट बहुत देते हैं। मेरी वाइफ का जो रोल होना चाहिए वो अदा करती है। मेरी बहन मुझे प्रोफेशनली सपोर्ट देती है।
तो सबके अलग अलग सपोर्ट है, लेकिन ये सपोर्ट एक भी कम होगा तो वो सारा बैलेंस मेरे लिए बिगड़ जाएगा। तो इसलिए मेरी फैमिली का रोल मेरे लाइफ में बहुत बड़ा है। अच्छा, आप अपना थोड़ा सा अपने जो व्यवसाय है या आपके ऑर्गेनाइजेशन है या आपके इंस्टीट्यूट है उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताएं कि किस तरह से काम करता है, क्या बैकग्राउंड है या क्या उसका आगे का फ्यूचर प्लान है। बेसिकली मैं एजुकेशन और मैन्युफैक्चरिंग दोनों में हूँ। मेरा एक लॉ कॉलेज है, श्रीमंगलम कॉलेज ऑफ लॉ, श्रीमंगलम कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट, और प्लस हम रेल नीर, जो आप ट्रेनों में रेल नीर पानी पीते हैं, उसको भी हम बनाते हैं, जिसकी फैक्ट्री बुलंदशहर में है। और बाकी हम पैकेजिंग का काम करते हैं छत्तीसगढ़ रायपुर से। तो इन चारों मैन्युफैक्चरिंग एजुकेशन को मैंने अलग अलग तरीके से सेगमेंट बांट करके रखा हुआ है। तो ये बेसिकली मेरा बिजनेस बैकग्राउंड है, बट मेरा एजुकेशन की तरफ रुझान ज़्यादा है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि कल स्कूल या कॉलेजेस मेरे और ज़्यादा बढ़ें। तो अभी मैंने एक प्रोजेक्ट डाला है यमुना एक्सप्रेसवे पे स्कूल के लिए, प्राइमरी स्कूल के लिए, जो जल्द शुरू होने वाला है। तो फिर उसके बाद एजुकेशन यूपी में मुझे लगता है कि ज़्यादा ज़रूरी है। तो एजुकेशन फील्ड में मैं पूरे यूपी में काम करना चाहता हूँ। अभी रिसेंटली या थोड़ा टाइम हो गया है, कोविड से पहले सरकार ने नई शिक्षा पॉलिसी बनाई, उससे आप कहाँ तक सहमत हैं या वो कितनी सही है आपके हिसाब से? उस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है आज़ादी के बाद से इस देश में बहुत सारी पॉलिसीज चेंज हुई हैं, लेकिन अगर कोई चेंज नहीं हुआ है तो थी वो शिक्षा पॉलिसी, जो इस बार चेंज हुई। इसलिए शायद कई लोगों को ये चीज़ खटक रही होगी कि ये क्यों चेंज हुआ। लोगों को ये लगता है कि शायद आरएसएस का एजेंडा होगा, बीजेपी का एजेंडा होगा, जैसी गवर्नमेंट होती है वैसा लोग प्रो मानते हैं उसको। लेकिन शिक्षा पॉलिसी को बदलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हमारे देश में शिक्षा जब तक ठीक नहीं होगी पॉलिसी के थ्रू या जैसे भी, तब तक चीज़ें यहाँ पे नहीं सुधर पाएंगी। और शिक्षा एक बेसिक पॉइंट है जिसके लिए में सुधार, रिफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। तो मैं कहीं ना कहीं तक इस शिक्षा पॉलिसी से सहमत हूँ। ठीक है हर्ष जी, आप इस शिक्षा पॉलिसी से सहमत हैं और कुछ और ऐसा कुछ आपके माइंड में है कि आप चाहते कि सरकार अगर ये और करती तो और बेहतर हो सकता था, तो ऐसा कुछ आइडिया हो या कुछ हो तो आप बता शेयर कर सकते हैं? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार शिक्षा पॉलिसी जो चेंज की है वो ठीक है, लेकिन सरकारी स्कूलों में मुझे लगता है कि सरकार को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि बेसिक प्राइमरी सरकारी स्कूलें अगर अच्छी होंगी, अगर हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल छोड़ के सरकारी स्कूल की तरफ बढ़ाते हैं, जैसा यूएस यूरोप में ज़्यादा चलता है कि लोग नॉर्मली बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, तो बेसिकली प्राइमरी स्कूल पे अगर सरकार सरकारी स्कूलों में ध्यान देती है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। मुझे ये लगता है इसमें सरकार को जरूर सोचना चाहिए। अच्छा, हम आखिरी पड़ाव पे हैं अपने इस इंटरव्यू के, तो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आपकी ऐसी कौन सी 3 सबसे बड़ी कमजोरी है जो आपको महसूस होती है? 3 कमजोरी अगर बताऊं तो एक, मेरे जो करीबी मित्र हैं वो हमेशा मेरे लिए कमजोरी बने होते हैं, क्योंकि मैं उनकी वजह से अपने कामों को भी अवॉइड कर देता हूं। दूसरी, हाँ, मैं कहीं ना कहीं हद तक थोड़ा बहुत इमोशनल हूँ, मुझे ये भी कमजोरी अपने लिए लगती है। और तीसरी मुझे नहीं लगता कि और कोई है। तीसरी कोई कमजोरी नहीं। ठीक है, तो इसके साथ हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी ऐसी 3 कौन सी मजबूती है या 3 ऐसी कौन सी शक्ति आपके पास हैं जिनकी वजह से आप आज यहाँ तक पहुँचे? स्ट्रेंथ मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। मेरे लिए डिस्टेंस मैटर नहीं करता, मुझे कब कहाँ होना चाहिए मैं वहाँ होता हूँ, चाहे वो जितना दूर हो चाहे वो जितना पास हो। तो अगर मुझे आज यहाँ काम है, अगर शाम को मुझे काम लखनऊ में है तो मैं आपको लखनऊ मिलूंगा। तो मैं डिस्टेंस को कभी भी दूरी नहीं मानता, ये मुझे अपनी स्ट्रेंथ लगती है। दूसरा, अगर मेरे पास काम है तो मैं जब तक वो कंप्लीट होकर ख़त्म ना हो जाए मैं आराम की तरफ नहीं बढ़ता। अगर काम नहीं है तो मैं जितनी भी आराम कर लूँ। और तीसरी मुझे ये स्ट्रेंथ लगती है, वो है मेरा परिवार। हर्ष जी, आपने काफ़ी सारी बातें शेयर की। एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप एक मिडिल फैमिली से, एक मध्यम परिवार से आके आज आपने एक अचीवमेंट किया है कि यहाँ तक पहुँचे हैं, तो इस अचीवमेंट करने के लिए बहुत सारे आपको कुछ अवार्ड भी मिले होंगे। एक तो उस अचीवमेंट के बारे में आप शेयर कीजिए हमसे, हमारे साथ कर सकते हैं तो। सेकेंडली, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आपने यहाँ तक पहुँचने के लिए जो संघर्ष किया, उसमें कोई ऐसा मोमेंट्स हो या ऐसा कोई ट्विस्ट हो जो लगता हो कि आपका वो चैलेंजिंग पॉइंट था या वो एक टर्निंग पॉइंट था, उससे सब कुछ बदल गया? चैलेंजिंग पॉइंट की अगर बात करें तो जब मैंने कॉलेज शुरू किया था तो एक नॉर्मल एफिलिएशन लेके मैनेजमेंट शुरू किया था। तो उस समय मैनेजमेंट में पहले
स्टूडेंट अच्छे आते थे, बाद में इतने नहीं आते थे। तो कई लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि आप कॉलेज की तरफ मत बढ़िए, क्योंकि इसमें मैनेजमेंट या इन सब चीज़ों पे बहुत मुश्किल है, कैसे पढ़ाएंगे, कैसे एजुकेट करेंगे, फंड नहीं होगा तो कितने दिन चलेगा। तो कई लोगों ने मुझे सजेस्ट किया, तो मुझे उस समय ऐसा लगा कि मैंने सोचा कि उस कोर्स की तरफ मैं बढ़ूँ जो कोर्स आज के समय में डिमांड रखता हो और जो लोगों के काम के लिए हो, क्योंकि मैनेजमेंट स्कूल्स कॉलेजेस बहुत सारे हो गए थे। तो मैंने 1 या 2 दिन में मेरा टर्निंग पॉइंट ये था कि मैंने ये डिसाइड किया कि मैं लॉ की तरफ बढ़ूंगा, क्योंकि इस देश में लॉ एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है। जब मैं लॉ की तरफ अपने आप को बढ़ाया तो मेरे मैनेजमेंट कॉलेजेस को लॉ ने काफ़ी जल्दी टेक ओवर कर लिया, और लॉ में जो मुझे स्टूडेंट्स मिले जो लॉ पढ़ने आते थे वो एक सोशल ज़्यादा आते थे। तो वो मुझे लगा कि उनसे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ, उनसे बात करना, उनसे बैठ के डिस्कस करना, वो मेरे सोशल और पॉलिटिकल लाइफ के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। हर चीज़ के साथ हम अपना प्रोग्राम समाप्त करें उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे या आप ये बताएं कि यदि कोई भी इंसान आपकी इस लाइन में, एजुकेशन लाइन में आना चाहे तो उसको क्या प्रिपरेशन लेनी चाहिए या किस तरह से आगे बढ़ सकता है या क्या स्कोप है उसके लिए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको एजुकेशन लाइन में आना है तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप एजुकेटेड हों, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप एजुकेशन में या बच्चों को या स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हैं या कोई कोर्स ऑफर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी एजुकेशन लाइफ में क्या क्या कमी थी, आप क्यों नहीं पढ़ पाए, आपका मन क्यों नहीं लगता था, या अगर फाइनेंशियल साउंड नहीं है तो उसकी वजह से क्यों नहीं पढ़ पाए। तब जो स्टूडेंट आपके यहाँ कॉलेज में आते हैं तो आप इंडिविजुअली उनको वैसे देखते हैं। अगर फाइनेंशियली साउंड नहीं है तो आप उनकी मदद कर देते हैं, अगर उनका पढ़ने में मन नहीं लगता तो आप उनको मोटिवेट कर देते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान अगर आप रख रहे हैं तो एजुकेशन लाइन में आइए, सबसे बेस्ट लाइन है जिसमें आप सोशल वर्क के साथ एक अच्छा काम कर सकते हैं। हम अपना प्रोग्राम समाप्त करें इससे पहले हम आपसे चाहेंगे कि आप कुछ और कहना चाहते हो जो हमने आपसे पूछा नहीं हो और आप बताना चाहते हो हमारे दर्शकों को, या कुछ ऐसा रह गया हो जो हमसे छूट गया हो और आप बताना चाहते हो तो वो आप बता सकते हैं। मैं लास्ट में तो ये बोलूँगा, सबसे पहले मैं हरिओम त्यागी जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा जो इस प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं। मैं त्यागी जी से काफ़ी सालों से जुड़ा हुआ हूँ, इनके प्रोग्राम्स मुझे हमेशा से अच्छे लगते हैं। दूसरा, ये एक ऐसा इनिशिएटिव लेते हैं जो मुझे ऐसा लगता है नॉर्मली मैंने नहीं देखा जो लोग लेते हैं। जिस तरीके से ये सुपरस्टार वाला प्रोग्राम कर रहे हैं, इससे आपको इनकरेज या मोटिवेशन हम जैसे लोगों को मिलता है कि हम और अच्छा काम कर सकें और अगली बार फिर हम आपके साथ बैठ सकें। तो मैं सब लास्ट में त्यागी जी का धन्यवाद देता हूँ। आपको त्यागी जी बहुत बहुत बधाई।